बहराइच के महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में मरने वाले युवक के परिजनों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया। मुख्यमंत्री से मिलने गए मृतक के परिजनों का कहना है कि हम मुख्यमंत्री से मिलकर मामले में उचित कार्रवाई की मांग करेंगे। परिजनों का कहना है कि जिस तरह से उनके बेटे को गोली मारी गई है, ऐसे में आरोपियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए और उनका एनकाउंटर किया जाए। घटना ये हुई कि वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो उससे पहले तो वहाँ लाठीचार्ज हो चुका था। पब्लिक थोड़ा इधर उधर भगदड़ मची हुई थी। उसी में हम लोग पहुँचे, तो जब तक हम पहुँचे उसी भगदड़ में सब भागने लगे तो हम लोग भी भागने लगे। उसमें कहाँ फंस गया हमारा भाई ये पता ही नहीं चला। उसको जब ऊपर से एक लड़की छोटी बच्ची थी, उसने इशारा किया कि इधर कहीं फायर हुआ है, तब तो हम गए हैं ऊपर। वो भी जाने नहीं दे रहे थे प्रशासन वाले। तो उसका दूसरे का दरवाजा तोड़कर जिसके घर से हम गए थे उसको भी इतना मारा उन लोगों ने कि वो भी ट्रामा सेंटर में आखिरी सांसें ले रहा है। जिसने दरवाजा खोला था हमें जाने के लिए छत, वो भी लखनऊ में एडमिट है। कहाँ पर ये घटना हुई है? ये महाराजगंज मार्केट इंडियन किसके घर पर? वहाँ पहुँच करके हमको मांगे जो नहीं हुए हैं कि हम उनसे मुलाकात कर पाए, अपनी दाद फरियाद कहबे जो उनका तकलीफ है, हमारा लड़का मारा गया है, उसके विषय में हाल कुछ जो समझ में आई तुम कहा। और कुछ दुख साझा करेंगे? हाँ, दुख कहबे जब तक कोई हमारे आत्मा महा हुई तुम सबका। हत्यारे के लिए क्या करेंगे? हत्यारे के लिए दंडित किया जाए, समझो, मारा जाए जिसमें हमारा लड़का मारा गया है, यही मेरे भाव मारा जाए। कौनी मेरे तरफ का हमारा लड़का मारा, तो कौनी मेरी तबीयत का के इसमें जब गोली लगी हुई है। परिजनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बहराइच में युवक की हत्या से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। सीएम ने पीड़ित परिवार को लखनऊ बुलाया है, मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद परिजनों का फिलहाल ये कहना है कि मुख्यमंत्री से गुहार लगाएंगे कि जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे आरोपियों का एनकाउंटर कराया जाए और उन्हें मुख्यमंत्री पर विश्वास है। तो ये मुलाकात बेहद खास है, बहुत अहम है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास में परिजनों को बुलाया गया है। और जिस तरीके से बेटे की मौत हुई है और यहाँ पर पिता का बयान भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद पूरी है। आगे बढ़ेंगे। रायबरेली के सलोन कोतवाली के एक गांव में दबंगों ने एक युवक पर दिन दहाड़े गोली चला दी। गोली लगने से युवक घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। वहीं पीड़ित ने 2 युवकों पर पुरानी रंजिश को लेकर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना सलोन में एक मुकदमा माननीय न्यायालय के आदेश से 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ लिखा गया है, जिसकी विवेचना थाना स्तर पर प्रचलित है। तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र के अदलखिया गांव में पुलिस ने जेल से फरार हुए आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक बाइक, तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए। बताया गया कि हत्या के मामले में हरपाल को उम्र कैद की सजा मिली थी, जो कि जेल कृषि फार्म से फरार हो गया था। आरोपी हरपाल की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय कारागार जनपद बरेली से एक सिद्ध दोष बंदी, जिसका नाम हरपाल सन ऑफ तिलक राम है, वह फरार हुआ था। इस प्रकरण में जेल प्रबंधन द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिस पर थाना इज्जत नगर में एक मुकदमा लिखा गया सुसंगत धाराओं में। मुकदमा लिखने के उपरांत जो फरार कैदी है उसके ऊपर इनाम भी हुआ 25,000 रुपए का। इस इनामिया अपराधी को आज दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को थाना इज्जत नगर की पुलिस ने मुठभेड़ उपरांत गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तारी के दौरान अपराधी द्वारा पुलिस पर फायर किया गया, जिसके जवाब में और आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी उस पर फायर किया गया, जिसमें उसके पैर पे गोली लगी है और जो कैदी है उसे गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर कई विभागों के चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा, सतपाल महाराज और रेखा आर्य भी मौजूद रही। अपने संबोधन में सीएम धामी ने अधिकारियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना कार्य करने की सलाह दी। तो देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री धामी ने नियुक्त हुए तमाम
चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। कई विभागों के अधिकारी के पद पर ये अभ्यर्थी यहां पर चयनित हुए हैं। मुख्यमंत्री की ओर से ये नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हिस्सा लिया गया और चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। सीएम धामी ने यह भी कहा कि आप जिस पद पर भी आपका चुनाव हुआ है, आप पूरी निष्ठा और लगन के साथ काम करें, मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें। तो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी और रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। तो आपको बता दें कि चयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया जाता है। हमने इससे पहले भी देखा कि तमाम विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री धामी के हाथों ही नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे। योग्य जो उम्मीदवार थे उनको अवसर नहीं मिलते थे, जो प्रतिभाएं थी उनका आदर नहीं होता था। भाइयों बहनों, हमने इस सभी प्रक्रिया को बदला। पहले भर्ती प्रक्रियाओं में एक लंबा अंतराल लगता था और इस देरी का फायदा उठाकर जो भ्रष्टाचारी थे, रिश्वतखोर थे, वो अपना खेल खेलते थे। इसी कलंक को मिटाने के लिए हमने राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया और भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए कानून को इतना सख्त किया कि अब कोई भी नकल माफिया, कोई भी भ्रष्टाचारी अब हमारे युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ और गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां जो प्रतिभा और योग्यता रखते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई नहीं कर पाएगा। किसी भी कीमत पर उनके साथ खिलवाड़ नहीं होगा। आज आपको नियुक्ति पत्र के साथ ही आज का दिन जहां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक साथ इतने होनहार, इतने युवा, हमारे युवा नवोदित उदयमान, यही पांडे जी, ऐसे अधिकारियों को आज हम नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी आज आप सबको मिल रही है, क्योंकि आज से आप सभी प्रदेश में सरकार और जनता के बीच में एक प्रमुख कड़ी के रूप में काम करने वाले हैं। उसकी एक शुरुआत करने जा रहे हैं। और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, किसी के मन में जरूर आया होगा, मैं इसमें हाथ उठाने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि कोई हाथ नहीं उठाएगा, कि अब तो हमारा चयन हो गया है, अब तो हमारा काम पूरा हो गया है। आ जरूर रहा होगा मन में, अभी नहीं आ रहा होगा तो कभी अचेतन मन में आ जा रहा होगा कि अरे सिलेक्शन हो गया, अब तो पीसीएस अधिकारी बन गए, अब तो इस विभाग के अधिकारी बन गए, अब तो पुलिस उपाधीक्षक बन गए, कहीं कुछ और बन गए। लेकिन मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक ये कह रहा हूं कि अब आपका काम समाप्त नहीं हुआ है, अब आज से आपका काम शुरू हो रहा है, आपकी नई जिम्मेदारी शुरू हो रही है। क्योंकि कोई डिप्टी कलेक्टर, कोई पुलिस उपाधीक्षक, कोई कारागार उपाधीक्षक और हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बताया कि उनके विभाग में भी अनेक पदों पर जो नियुक्तियां होने जा रही हैं, उन सभी महत्वपूर्ण पदों पर आप सब लोग आसीन होने जा रहे हैं। वित्त अधिकारी हैं, कृषि, उद्योग, शिक्षा, समाज कल्याण, महिला कल्याण और ऐसे अनेक विभागों में। भाइयों बहनों, ये सब जो आज एक अंतराल आपने तय किया है, एक आपने लक्ष्य प्राप्त किया है, ये सब आपकी मेहनत से, आपके समर्पण से ये तय किया है। और सच में अब आपको अपनी क्षमताओं का, जो आपकी क्षमता है, आपकी योग्यता है, आपकी प्रतिभा है, उसका उपयोग प्रदेश को गति देने में लगाना है, प्रदेश की उन्नति में लगाना है, प्रदेश की प्रगति में लगाना है और राज्य के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ कर दिखाना है। क्योंकि ये कालखंड बार बार नहीं मिलने वाला है। जब समय बीत जाएगा और हम सब सोचेंगे कि हमने ये काम कर लिया होता तो बहुत अच्छा होता, तो उस समय बहुत आगे जा चुके होते, क्योंकि समय कभी लौट कर नहीं आता है। ये आप लोगों ने यहाँ तक भी महसूस किया होगा कि समय एक बार चला जाता है तो कभी वापस नहीं आता। और सबसे अगर अमूल्य कोई चीज़ है तो हमारे सबके जीवन में इस समय ही है कि वो कभी लौट कर नहीं आता है। इसलिए आप सभी को जिन महत्वपूर्ण पदों की, दायित्वों की जिम्मेदारियां आ रही हैं, वो न केवल समाज के सशक्तिकरण में बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने में भी बहुत अहम भूमिका आप सबको निभानी है। अब आप न केवल नीति निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे, बल्कि आपके निर्माण से यह भी तय होगा कि राज्य की कैसी उन्नति होगी, आपके विभाग की कैसी उन्नति होगी। और आप सब लोगों ने
अपने अपने विभागों में जाकर मैं एक बात जरूर आप सब लोगों से कहूंगा, क्योंकि आप सब अमृत काल के कर्मयोगी हैं। उस अमृत काल के कर्मयोगी हैं जिसमें विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है। तो आपके काम से आपका नवाचार भी दिखना चाहिए कि आप इस 21वीं सदी के नए कर्णधार हैं। आप जहां जाएं वो वर्क कल्चर दिखाई दे, जैसा आदरणीय सतपाल महाराज जी ने कहा कि आपके वर्क कल्चर में दिखना चाहिए कि आपने कौन सा नया काम किया है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रदेश की जनताओं की समस्याओं का समाधान करें और उनके जीवन में कैसे हम सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि ऊपर से कोई नीति चल रही होगी, आपके उच्चाधिकारियों से कुछ निर्देश आपको मिल रहे होंगे, वो एक प्रक्रिया है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी आपकी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप भी जिन स्थानों पर हैं उन स्थानों के आप भी एक तरह से लीडर हैं। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी लगातार एक्शन मोड में काम कर रही है। वहीं केदारनाथ विधानसभा सीट पर प्रत्याशी के लिए कांग्रेस पार्टी से पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के नाम की चर्चा तेज है। हालांकि इस बात पर डॉक्टर हरक सिंह रावत का कहना है कि व्यक्तिगत रूप से वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी हमें चुनाव प्रचार के लिए जो निर्देश देगी हम उसके मुताबिक कार्य करेंगे। तो केदारनाथ में उपचुनाव होना है और यहाँ पर कौन प्रत्याशी होगा कांग्रेस की ओर से, इस बात को लेकर अभी स्थिति बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। ऐसे में डॉक्टर हरक सिंह रावत, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, भाजपा में भी कैबिनेट मंत्री रहे और अब कांग्रेस में वापस आ गए थे, तो ऐसे में उनके नाम की चर्चाएं तेज हैं। जहाँ तक मेरे चुनाव लड़ने का सवाल है, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड, देखिए मैं एमएलए के चुनाव लड़ने के लिए ना 22 में इंटरेस्टेड था। जब मैं कांग्रेस में सम्मिलित हुआ तो मैंने स्वयं कहा मैं विधायक का चुनाव लड़ने के लिए बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि अब आपने ध्यान दिया होगा, मैंने 12 में भी कहा था मैं मंत्री पद नहीं लूंगा। लोग कहते साहब आपने तो कसम खाई थी, फिर क्यों ले लिया। कई बार व्यक्ति अपने जो समर्थक होते हैं, क्षेत्र की जनता होती है, उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। उस समय मैं रुद्रप्रयाग से विधायक था, सब लोगों ने, मैंने मंत्री पद नहीं लिया, 3 महीने बाद लिया। सब लोगों ने मुझ पर दबाव डाला कि भाई आप क्षेत्र का विकास करना है। मेरे समर्थकों ने दबाव डाला कि आप हमारे लिए मंत्री पद ले लो। तो मुझे अपनी जो एक तरह मैंने संकल्प लिया था मैं मंत्री पद नहीं लूंगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फेस्टिवल सीजन की शुरुआत के साथ ही सब्जी मंडियों में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। देश भर में सब्जियों के दाम बढ़ने से लोगों की जेब पर काफ़ी असर पड़ा है। सब्जियों के दाम महंगे होने की वजह से सब्जी व्यापारियों के साथ साथ खरीदारों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और त्योहारी सीजन के साथ साथ ही महंगाई लगातार बढ़ रही है। फल सब्जियों की बात हो या दूध दही की बात हो या अन्य खाद्य पदार्थों की बात हो, तो सभी में लगातार धीरे धीरे जो है महंगाई वो बढ़ती जा रही है।
और बात की जाए तो पिछले 6 माह के मुकाबले इस माह सबसे अधिक जो है वो महंगाई बढ़ी है। तो ऐसे में जो है लगातार महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, आम आदमी की जेब पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है और मार्केट पर कितना असर पड़ा है, कितना रोज़गार पर जो सब्जी बेच रहे हैं उनके रोज़गार पर कितना इससे असर पड़ा है, इसी को जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं देहरादून के नेहरू कॉलोनी सब्जी मंडी में। आप देख रहे हैं सब्जी मंडी में हम पहुँचे हैं। हालांकि सब्जी मंडी में फ़िलहाल जो है वो सन्नाटा है और इक्का दुक्का लोग ही जो है सब्जी खरीदने के लिए आ रहे हैं और आपको ये दिखाएं किस तरीके से जो है कि ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि सब्जियां कुछ जो है ख़राब भी हो रही हैं, कुछ सड़ भी रही हैं। तो इसी को लेकर जानेंगे, हमारे साथ सब्जी व्यापारी हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे। भाई साहब, मार्केट क्या सब्जियों के अगर दाम देखे जाएँ तो अदरक के क्या दाम है, किस तरीके से लोग किस तरीके से खरीदारी करें? इस समय सब्जियां बहुत महंगी हैं बरसात की वजह से, और सब्जियां अंदर से ख़राब भी बहुत निकल रही हैं, इसलिए सब्जी महंगी हैं। मंडियों में मतलब एक भाव की सब्जी नहीं मिलती, कस्टमर यहाँ एक भाव की सब्जी मांगते हैं। और सब्जी गलती भी देखो, कितना सामान गला वो देखो, नीचे देखो सड़ा हुआ सब्जी, सबका भाव निकालना भी है, काम भी नहीं है मंडियों में। सब लोग फेरी वोरी वाले सब सामान ले लेते हैं, यहाँ तो कोई नहीं आता, इसीलिए सब्जी महंगी है, क्वालिटी भी। अच्छा, अदरक का पूछे, अदरक का क्या दाम चल रहा है? इस समय अदरक कितने रुपए अब अदरक पर बढ़े हैं? इस समय अदरक 120 रुपये किलो है, यहाँ 40-30 रुपये पाव हर भाव बिकता है सौदा, और सौदा ख़राब भी बहुत हो रहा है इस समय, काम भी नहीं है मंडियों में। अच्छा, नींबू क्या रेट है नींबू की अगर बात की जाए तो? इस समय नींबू 150 रुपये किलो है, 40 रुपये पाव ही बिक रहा है, 160 रुपये किलो बिक रहा है। लहसुन इस समय 300 रुपये किलो है, वो 400 रुपये किलो है, और लहसुन में अंदर बहुत कबाड़ निकलता है कट्टे में, इसलिए थोड़ा सा महंगा। तो मार्केट पर कितना असर पड़ा है महंगाई से जिस तरीके से, क्योंकि त्योहारी सीजन भी है और ऐसे में अब रोजगार व्यापार का सबसे बड़ा वो होता है, इस समय ज़्यादा खरीदारी होती है, लेकिन कितना असर मार्केट पर आपकी पड़ रहा है? क्या लोग सब्जियां उतनी खरीद रहे हैं, जो है कम क्वांटिटी में सब्जियां खरीद रहे हैं? हाँ, कम क्वान्टिटी में सब्जी खरीद रहे हैं, बहुत लोग फेरी वाले सब्जी ले रहे हैं, जो बड़ी बड़ी पीठ लग रही है, पीठों सब्जी ले रहे हैं, मंडी बहुत लोग कमा रहे हैं, इसलिए व्यापार मंदा है। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार जो है ये सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, अब बात की जाए तो जो अदरक के रेट हैं 120 रुपये किलो अदरक पहुंच गया है, लहसुन 300 रुपये किलो पहुंच गई हैं। एक और भाई साहब हैं, भाई साहब गोभी किस भाव है? गोभी क्या कैसे? 80 रुपये किलो भैया। 80 रुपये किलो पहाड़ी गोभी। तो क्या लोग खरीद रहे हैं पर्याप्त मात्रा में, या फिर रेट सुन करके कम सब्जियाँ खरीद रहे हैं? नहीं, रेट सुन करके कम ले रहे हैं, जिसको 1 किलो जो तो आधा किलो ले रहा हो। यानी कि देख रहे हैं किस तरीके से जो है इंसान जो लोग हैं उनकी जेबों पर भी असर पड़ा है, और लोगों ने अपने खान पीन में भी जो है कोताही बरत रहे हैं महंगाई को देखते हुए। और जिस तरीके से यहाँ सब्जी मंडी में जो लोग हैं वो बता भी रहे हैं किस तरीके से जो है जो सब्जियां हैं वो महंगी हो रही हैं, और सीधे तौर पर जो है जो व्यापारी हैं उनकी जेब पर भी असर पड़ रहा है, और इसी के साथ साथ जो अन्य लोग हैं उनकी जेब पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। भाई साहब, आलू क्या भाव है इसका? आलू 100 का 3 किलो। और प्याज? प्याज 100 रुपये की 1.5 किलो। ये जब उठाओ ना सामान दे दो प्यार से। मार्केट कैसा चल रहा है? लोग खरीद रहे हैं कि क्या कुछ, या कम खरीद रहे हैं? किस तरीके का मार्केट चल रहा है? मार्केट डाउन है, काम ना है नहीं भाई जी, महंगाई में रकम की रकम दे रहे, कमाई हो नहीं रही। अब देखो 50 किलो आलू कट्टे में 40 किलो आलू निकल रहा, 10 किलो ऐसी आड़ती कम भेज रहे, 5 किलो मट्टी काट दे रहे, 3 किलो आलू काट दे रहे, काम दाम नहीं हो रहा भाई जी, गरीब आदमी परेशान है बस। तो देखिए, जो सब्जी बेच रहे हैं वो भी परेशान हैं, और जो सब्जियां खरीद रहे हैं वो भी परेशान है, और जिस तरीके से आम आदमी की जेब पर काफ़ी असर भी पड़ा है। अंकल जी, जो सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कितना असर जेब पर पड़ा है, बजट पर कितना असर पड़ा है? क्या जितनी सब्जियां पहले ले जा रहे थे उसी मात्रा में, या कम क्वांटिटी कर दी गई? अब तो भैया कम क्वांटिटी कर दी गई, क्योंकि बहुत जेब में भारी पड़ रहा है एकदम। हाँ, बिल्कुल जेब से बिल्कुल पैसा जो 30 रुपये किलो था अब 60 रुपये किलो है, इसलिए जेब में बाहर पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। त्योहारी सीजन भी है, और त्योहारी सीजन में सबसे ज़्यादा खरीदारी लोग करते हैं, लेकिन त्योहारी सीजन में ही सबसे ज़्यादा महंगाई अक्सर देखी जाती है। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे, और किस तरीके से जो है अपने बजट को आप वो यार देखो, अब बजट तो अब सब्जी जो खाता है वो खाना ही है। अब बजट तो अब क्या फ़र्क पड़ता है, बजट कम हो ज़्यादा हो। अब पहले ज़्यादा क्वान्टिटी ले जाते थे, अब कम क्वान्टिटी लाते हैं, वही फ़र्क है और कुछ नहीं। तो यानी कि आम आदमी के ने अपने जो
मात्रा में जिस मात्रा में सब्जियां लेके जा रहे थे वो मात्रा भी कम कर दी है और खाने पीने में जो है कोताही भी बरत रहे हैं और कम क्वांटिटी भी सब्जियों की जो परिवार में जो पहले 1 किलो सब्जी लेकर जाता था वो अब आधी किलो लेकर जा रहा है महंगाई के कारण। तो इस वजह से देखा जा रहा है कि महंगाई जो है काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ रही है। और मार्केट का भी अगर आपको दिखाए तो मार्केट भी इस वक्त जो है हालांकि इक्का दुक्का लोग ही सब्जी खरीदने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इतने लोग जो है नहीं पहुँच रहे हैं। और ऐसे में सब्जियाँ भी जो सब्जी व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि सब्जियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा वो ख़राब हो रही है। मटर क्या भाव है भाई साहब और किस तरीके की खरीदारी लोग करें? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। तो लोग खरीद रहे हैं, क्या कह रहे हैं, महंगाई है या नहीं है? महंगाई तो अभी 100 रुपये किलो के हिसाब से महंगाई तो नहीं है, अभी मटर है पोजीशन के हिसाब से, है ना। जब स्टार्ट होती है कोई भी देखो सब्जी नई जब स्टार्ट होती महंगाई रहती है, जब वो धीरे धीरे ज़्यादा आने लगती ना तो महंगाई कम हो जाती है। ये देखो पकौड़े महंगाई तो बड़ी मंदी वाली। तो यानी कि महंगाई ज़रूर देखने को मिल रही है और लोग भी जो है इससे लोगों की जेब पर भी सीधे तौर पर असर पड़ा है और ऐसे में लोग कोताही भी बरत रहे हैं, सब्जियां कम खरीद रहे हैं और मार्केट पर भी सीधे तौर पर इसका असर पड़ रहा है क्योंकि त्योहारी सीज़न है और त्योहारी सीज़न में सबसे ज़्यादा खरीदारी भी होती है। और जिस तरीके से त्योहारी सीज़न में रिश्तेदार भी घर में आते हैं तो ऐसे में खान पान की जो खाद्य पदार्थ हैं वो सबसे अधिक लोग खरीदते हैं। तो ऐसे में महंगाई को देखते हुए जो है लोगों का काफ़ी बजट भी बिगड़ रहा है और ऐसे में जो है लोग कोताही भी बरत रहे हैं। जितनी क्वांटिटी में पहले सामान ले रहे थे वो क्वांटिटी भी लोगों ने अब कम कर दिया जिससे मार्केट पर भी असर पड़ रहा है और जो सब्जी बेचने वाले हैं वो उनकी सब्जियां इस वजह से जो है ख़राब भी हो रही हैं, जो महंगाई जो है बढ़ रही है। लेकिन आने वाले समय में महंगाई को लेकर किस तरीके से किया जाता है, महंगाई कितनी कम होती है या कितनी ज़्यादा बढ़ती है, यह भी देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी हिमांशु शर्मा के साथ मरुण सैनी, HNN 24/7 देहरादून। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पीएम आवास योजना शहरी को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ विधानसभा स्थित सभागार में बैठक की। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि किन्हीं कारणों से इसमें रुकावटें चल रही थी। इसके बाद मार्च 2022 में इसको फिर से शुरू किया गया। आंकड़े प्रस्तुत करते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि BLC के जरिए 36 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है जिसमें करीब 25,972 स्वीकृत आवास में से लगभग 12,142 आवास पूर्ण हो चुके हैं और लगभग 11,962 आवास वर्तमान में निर्माणाधीन है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य हर गरीब को छत देना और समय पर उसको लाभ पहुंचाना है। कि जो मेरे उत्तराखंड में काम चल रहा था उसके बारे में हम लोगों ने आज बातचीत की है और आप जानते हैं कि हमारी जो योजना बहुत पहले से स्वीकृत थी लेकिन किन्हीं कारणों से हम उसको शुरू नहीं कर पाए थे और मार्च 2022 के बाद वो काम भी शुरू हुआ और आज वो प्रगति पे है। हमारे यहाँ जो BLC योजना है जिसमें 36 परियोजना हमारी चल रही थी और उसमें कुल हमारे स्वीकृत आवास थे 25,972 जिसमें 12,144 पूरे हो गए और 11,962 अभी प्रगति पे है। ऐसी AHP जिसकी 20 परियोजना हमारे यहाँ इस टाइम संचालित है। आप ये कह सकते हैं इसमें कि 15,960 इसमें आवास स्वीकृत हुए थे जिसमें 14,248 हमारे निर्माणाधीन है और 1,696 पूरे हो। देहरादून स्थित श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है। ITBP बैंड, विश्वविद्यालय के NCC कैडेट समेत कई छात्र छात्राओं ने परेड का नेतृत्व किया। अनुशासित परेड उद्घाटन सेशन का मुख्य आकर्षण रही। 7 दिन तक होने वाले इस खेलोत्सव में 15 खेलकूद प्रतियोगिताओं में 5,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। इस मौके पर श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने सभी खिलाड़ियों को सफल आयोजन की शुभकामनाएं दी।